दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है संदीप जानी और दोस्तों आज आपके साथ यहाँ पर आप सभी के फेवरेट एजुकेटर्स जो हैं वो सब मौजूद हैं। दोस्तों इवेंट आप सभी को पता है कि क्या ओकेजन है। एसएससी जेईई जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एसएससी ने अपना जो कैलेंडर है वो अपडेट किया है और उसके अंदर एसएससी जेईई का एग्जाम जो है वो प्रीपोन हो गया है। जैसा कि हमें पहले पता था, अगर पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मार्च 2023 के अंदर ये एग्जाम जो है होने वाला था और 2021 की वैकेंसी के करस्पॉन्डिंग, लेकिन एसएससी ने अभी जो नोटिफिकेशन दिया है उसके अंदर ये है कि 2022 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एग्जाम है वो होने वाला है और जिसका नोटिफिकेशन अगस्त के अंदर आएगा। जिस तरीके से हमारी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो हम करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, क्या आपके लिए नया है यहाँ पर और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नया यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं हुआ है सर। अभी यूट्यूब पर स्टार्ट नहीं हुआ है। यूट्यूब पर जो इवेंट जो दिखा रहा है वो कल के लिए दिखा रहा है। 12 PM इवेंट दिखा रहा है। इवेंट चेंज नहीं किया, इवेंट टाइमिंग ने। कल के लिए दिखा रहा है। एक मिनट में कॉल करता हूँ। आई स्टॉप दिस सेशन। हाँ सर, स्टार्ट है, ये शो हो रहा है। दुष्यंत सर क्या इशू हुआ है? संदीप सर प्लीज। यस सर। अभी कुछ नेटजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप सभी को ये स्ट्रीम कभी बफरिंग में शो हो रही होगी और कभी आपको लाइव शो हो रही है। हाँ जी, आपके एंड के ऊपर इशू नहीं है, देयर इज सम इशू एट। बात करते हैं दोस्तों एसएससी जेईई की। आज जो हमारा इवेंट है, जो ओकेजन है वो हमारा ये है कि एसएससी जेईई के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, हमारी तैयारी जो है वो कैसे हो सकती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के फेवरेट एजुकेटर्स, इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं यहाँ पर आज इस सेशन में। सो नो वन नीड्स एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप सभी को सारे चेहरे जो हैं वो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं दुष्यंत सर के पास एंड दुष्यंत सर आपको एक आउटलाइन देंगे कि हाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कि अभी जो रीसेंट एसएससी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो अपडेट आई है कि अगस्त के अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और नवंबर के अंदर एसएससी जेईई का जो पार्ट 1 है या पेपर 1 आपका एग्जाम होने वाला है। तो ओवर टू यू दुष्यंत सर, क्या हमारे लिए नया है, क्या दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पे? थैंक यू संदीप सर। वेलकम बच्चों। और अभी ये जो है, जो अभी नोटिफिकेशन जो अभी मिला है, जिसके थ्रू ये लगता है कि शायद जो मार्च में एक टेंटेटिवली एक डेट थी कि जिस टाइम तक ये एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन वो एग्ज़ाम शिफ्ट होके इस समय नवंबर में वो एग्ज़ाम है जो अभी होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, जिसमें अभी तक ये सोच के बैठे थे कि हम लोग काफ़ी सारा टाइम है जो हमारे पास में, मार्च तक का टाइम हम लोग सोच के बैठे थे। अब वो टाइम जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। और वो टाइम के रिड्यूस होने के चलते जो एक थॉट सबसे पहले आता है वो ये आता है कि क्या हम लोग सिलेबस जो है वो किस स्पीड से कवर अप करना चाहिए, ताकि हम लोग एग्जाम से पहले हम हमारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और हमारे कंटेंट को प्रिपेयर करने के साथ साथ में किस तरह से उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए, कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। तो इन सभी के क्वेश्चंस को कैरी करने के लिए अनअकैडमी की पूरी टीम आप लोगों के साथ है और आपको हेल्प करती है, ताकि आप लोग इस टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना कंटेंट पूरा कवर अप कर सके और उस चीज को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली तैयार कर सके, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इन सभी के साथ में आज सभी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और उसी में एक चीज ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, मैं यही एक बात है जो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी से, कि अब इस समय जो टाइम ड्यूरेशन पहले 6 से 7 घंटे अगर हम पढ़ते थे, तो वो अब 10 से 12 घंटे हमें पर डे बेसिस पे करना होगा।
क्लासेस के जो ड्यूरेशन है वो पहले हम लोग जैसे 2 या 3 घंटे या 4 घंटे ही हम लोग करते थे, 2 घंटे हम लोग खुद कैरी करते थे, मतलब सेल्फ स्टडी के नाम पे। इस समय आपको वो टाइम ड्यूरेशन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस के बेसिस पर वहां पर कैरी करना होगा, ताकि आपका सिलेबस जो है वो कवर अप कर सके। और उन्हीं सब चीजों के साथ में अनअकैडमी आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहा है। उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे जल्दी ही दी जाएगी। तो संदीप सर, मेरा पॉइंट यही है इस समय कि बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस समय अपना पहले सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए, और जल्द से जल्द, ताकि अपने जितने भी जो पीवाईक्यूज उन्हें करना है, चाहे वो लिमिटेड ही हो, लेकिन उनको जल्द से जल्द प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए अच्छे से टारगेट कर सके। संदीप सर। मैं बच्चों के बिहाफ पे एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, और जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं सभी से, इनका ओपिनियन क्या है कि मतलब टाइम फ्रेम अगर हम देखें और ये माने कि एसएससी ने जैसा बोला है नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर के अंदर, नवंबर बोला है तो हम मान के चलेंगे नवंबर स्टार्टिंग ही है, टू बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से हम प्रिपेयर हो जाएं। तो सर क्या इतना टाइम फ्रेम सफिशिएंट है किसी जेईई एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, या पेपर 1 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज योर ओपिनियन सर? सर, टाइम हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जो जेईई एसएससी जेईई का जो पेपर आता है, उस पेपर के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि उसका मेजर पोर्शन आप लोग तब कवर अप कर सकते हो तब जब आपका सारे सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ रखे हो, आपके फॉर्मूले पूरे आपके सामने से गो थ्रू हो चुके हो, आपके जो बेसिक पंच लाइन है जो यहाँ पर सभी टीचर्स उन बातों को अच्छे तरीके से तैयार कराते हैं, तो वो चीजें एक बार आपके सामने से एक बार होके अगर निकल जाती है, तो आपका मेजर पोर्शन जहां से कट ऑफ से काफी ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहां तक तो आप कम से कम पहुंच ही जाओगे। तो सर, मेरा पॉइंट ये है कि इस समय बच्चों के लिए चाहे कम टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, लेकिन हम लोग सेम टाइम पर आपको यहाँ पर पर डे बेसिस पे जो क्लासेस देने वाले हैं, पहले हम लोग सिर्फ 2 ही क्लासेस देते थे या 3 ही क्लास देते थे। इस समय हमारी पूरी टीम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, जिसमें आप लोगों को 4 लेक्चर्स के करस्पॉन्डिंग आपको कम से कम दिए जाएंगे, जिसमें कि आप लोग छोटे छोटे स्लॉट्स में जो हम लोग क्लासेस के बेसिस पे ही आपको तैयार कराते हैं, पीवाईक्यूज भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द उनको अच्छे तरीके से तैयार कर सको। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है और कम टाइम में ही इसको हम लोग कर सकते हैं। बस इसके लिए सबसे पहला चीज जो है वो ध्यान रखना है, जो कि ऑफ कोर्स एसएससी का नाम सुनते ही जिनका ये ड्रीम होता है, वो उसको जब अचीव करना चाहेंगे तो वो डेफिनेटली इस चीज में जाएंगे कि हमें वो करना ही है। तो उसका यही है कि फुल्ली डेडिकेटली जैसा कहा जाए, जिस तरह से गाइड किया जाए, आप उनके क्वेश्चंस, उनके थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना, समझना और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। संदीप सर। जी सर। तो इसके बाद सर मतलब ये है कि टाइम फ्रेम सभी के लिए सेम ही रहेगा, अगर कम टाइम है तो सभी के लिए वो इक्वल है, उतना ही टाइम सभी को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें रिलेटिवली परफॉर्म करना होता है, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कौन ओवरऑल जो है वो अच्छा करके जाएगा, किसकी मेहनत जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा किसने स्मार्टली वर्क किया है, वो मैटर कर जाएगा सर। बिल्कुल सर। तो सर मैं सौरभ सर हैं, सौरभ सर से मैं पूछना चाहूंगा, और सभी इंजीनियर्स जो हैं वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे सर, कि सौरभ सर को वैसे भी इतना रिच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग है। तो सर इंजीनियर्स को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉन टेक वाले पोर्शन के अंदर। सर टेक्निकल वाला जो पोर्शन है, हम सारे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से एक एक करके बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेजर कंसर्न जो हमेशा से ज्यादातर बच्चे बोलते रहते हैं सर, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे पहला टाइम फ्रेम हो गया, दूसरी अगर हम बात करें कि नॉन टेक वाला पोर्शन हो गया, तो सर नॉन टेक पोर्शन के लिए इंजीनियर्स बहुत घबराते हैं, उन्हें टेक्निकल बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है और कम टाइम में वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सर नॉन टेक के लिए क्या हम कर सकते हैं, या फिर कैसे ओवरऑल बच्चे को प्रोसीड करना चाहिए सर? गुड इवनिंग ऑल। देखो, जीएस के लिए एसएससी जेईई में 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर का ही है ये। जनरल स्टडीज अगर सिंपली जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के नाम से लिख देते हैं, या जनरल अवेयरनेस अगर लिख देते हैं, सिलेबस को डिफाइन नहीं करते, तो उसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट आएगा आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होंगे, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री के बाद आपका इंडियन पॉलिटी दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस का पार्ट है। इन 3 सब्जेक्ट तो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। उसके बाद आपका जनरल साइंस आता है। एई और जेईई के पेपर में जीएस में जनरल साइंस को भी फोकस करते ही हैं। जनरल साइंस में बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री वो 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ के कवर हो जाता है, और लाइफ साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, जो लाइफ साइंस या बायो कह लो आप उसको। इसके अलावा फिर जीके एंड करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो जीके एंड करंट अफेयर पूछेगा। मतलब 50 क्वेश्चन अगर जीएस है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो खाली यही होगा, जीके एंड करंट अफेयर्स का पार्ट। फिर एक सब्जेक्ट जो आपका हर एग्जाम में जहाँ पर भी जीएस होगा आना ही आना है, वो एनवायरनमेंट है। वो सिलेबस में लिखे या नहीं लिखे, एनवायरनमेंट पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ये कोर जीएस हो गया। कुछ क्वेश्चन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट का वो हम करंट अफेयर में ही कवर कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी से हो सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन।
तो जेई में बहुत ज़्यादा तो हालांकि इकोनॉमी का वेटेज नहीं, पर 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मिलाकर पूरा जीएस बनता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जुलाई में, जैसे 21 जुलाई को पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और साथ में अभिषेक शर्मा सर भी जीएस में, हम 2 लोग जीएस कवर करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि नवंबर से पहले कम से कम 10 दिन पहले हम जीएस पूरा कंप्लीट कर लें कि लास्ट में आपको रिवीजन का टाइम मिले। और ग्रेजुअली अगर आप क्लासेस भी करते जाओगे तो एग्जाम से पहले 10 दिन पहले आप पूरी तरह से जीएस कंप्लीट कर चुके होगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको किताब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग साथ में कवर करेंगे। अगर आप पहले क्लास किए हुए तो क्वेश्चन में साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा, पुराने बहुत सारे एग्जाम के पेपर हम करवा देंगे। और टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी साथ में कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। टेस्ट सीरीज के बिना आप खुद को इवैल्यूएट कर ही नहीं पाओगे आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर 4 ही महीने में आपको तैयार करना है, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। तो जीएस के लिए मुझे लगता है किताब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी क्लासेज और अभिषेक शर्मा से क्लासेस काफ़ी होंगी जीएस कवर करने के लिए। ज़्यादा फोकस आप टेक्निकल पे करें, मेरा ये कहना होगा। और पिछला भी जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो 50 में से अगर आप सब्जेक्ट पूरे कर लेते हो, सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे तो गारंटी नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट आप पूरे कर लेंगे तो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से 38 से 42 क्वेश्चन के बीच में बोल सकता हूँ कि आप कर पाओगे। 50 क्वेश्चन तो मैं खुद पेपर देने बैठूं, शायद मेरे से भी नहीं होंगे। 38 से 42 के बीच में आप स्कोर कर पाओगे, इतना मैं कह सकता हूँ अगर आप सब्जेक्ट पूरे कर लेंगे तो। अभिषेक सर, आप नॉन टेक क्रिएट करेगा सर, मतलब कि टेक्निकल सभी पढ़ रहे हैं, सभी उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स जो है वो सर नॉन टेक के अंदर थोड़ी मात खा जाते हैं। नॉन टेक सिंपल आता है सर, इसमें सीजीएल और जेई के पुराने पेपर जरूर लगाने चाहिए बच्चों को इसके लिए। और क्लास में जो कराया जाएगा वो मोर देन एनफ होगा, इससे जरूरत पड़ेगी नहीं। वो टेक्निकल फोकस ज्यादा करें अपना, जीएस हम लोग करा लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसा सर बता रहे हैं कि मतलब हमें जो प्रॉब्लम आती है सर नॉन टेक पढ़ने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई बच्चा इस अप्रोच जाता भी है कि मैं नॉन टेक पढ़ लूंगा, उसको इश्यू सबसे बड़ा ये आ जाता है कि कितना पढ़ना है, लिमिट क्या है, एक्सटेंट क्या है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तो सबसे बड़ी चीज वो आ जाती है। तो सर ने जितना क्लास में कराया जाए सिर्फ उतना जी, क्लास बेस्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा कर रहा है फिर वो टेक्निकल की कॉस्ट पे करेगा, वो फायदा नहीं है, नुकसान होगा उसको। एक्चुअली सर जीएस के साथ क्या है ना, हम लोग 15 साल से ज्यादा हो गया जीएस पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, तो बहुत टाइम हो गया। जीएस आज तक हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सच बताएं तो सारा जीएस कभी कंप्लीट नहीं होता है, मेरा भी नहीं हुआ आज तक। इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि तुमको क्या नहीं पढ़ना है। पहली बात तो उसमें से निकालना है कि क्या पढ़ना है। अब जब आपके पास 2 साल होना तैयारी करने के लिए, तो आपको टाइम के साथ कुछ समझ में आने लगता है, खुद से समझ में आने लगता है कि ये मुझे छोड़ना है और ये पढ़ना है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस देखकर, कई सारे पेपर्स देखकर के आ जाता है। लेकिन जब आपके पास केवल 4 या 5 महीना बचा हो बस, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपीरियंस एजुकेटर का साथ पकड़ लें और वो जो गाइडेंस देता जाए, इतने कम टाइम में बस उस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करें अपनी पूरी मेहनत के साथ। क्योंकि पास के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस एजुकेटर्स के पास है, वो आपको कम टाइम में ये बता सकते हैं कि आपको ये वाला पोर्शन कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो आपको करा करके उसके हिसाब से तैयार करा सकता है, लेकिन मेहनत उसके साथ आपको पूरी करनी होगी। तो जब आपको कम टाइम में करना होता है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और वो आपको एजुकेटर से मिलता है। तो एजुकेटर्स, इसीलिए अनअकैडमी ने इतनी एक्सपीरियंस टीम क्रिएट की है आप लोगों को ये सिचुएशन को देख करके कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज की टीम क्रिएट की है आप लोगों के लिए। बस आपको मेहनत आप ही को करनी है भाई, तो बस मेहनत करो और हम लोग आप लोगों के लिए डिजाइन करते जाएंगे क्वेश्चंस भी। हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जो है कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं, कंटेंट भी आपको दे रहे हैं, बस आपको साथ में प्रिपेयर करना होगा। जीएस तभी तैयार होता है। जी संदीप सर। जी सर, तो जैसा सर ने बताया है, रिस्पेक्टेड सौरभ सर ने बताया, अभिषेक सर ने बताया, तो जो सबसे बड़ा एक फियर होता है, पहले हम उन्हीं टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं जहां इंजीनियर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमने डिस्कस कर लिया। पहला टाइम फ्रेम था, दूसरा था नॉन टेक के अंदर जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है। रीजनिंग एक इंजीनियर की वैसे ही बहुत अच्छी होती है, आप थ्रू आउट इंजीनियरिंग इतनी कैलकुलेशंस करते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। और जीएस वाला पोर्शन सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। जितना बताया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी के अंदर आपको अपना 100% जो है वो देना है। नाउ लेट अस बिगिन विद द टेक्निकल पार्ट। हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ है जसपाल सर, इन्हें कौन नहीं जानता है। तो जसपाल सर प्लीज बच्चों को ये बताएं कि किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं ये टेक्निकल एग्जाम की अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, तो सर बहुत वास्ट है। इतने कम टाइम फ्रेम में कैसे कंसंट्रेटेड होके या टू द पॉइंट चीजें जो है वो कैसे कलेक्टिव लेके चलनी होगी ताकि
along with revisions बच्चे प्रोसीड कर पाए सर। सर यू आर ऑन म्यूट आई थिंक। थैंक यू संदीप सर। हेलो एवरीवन। देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक, सिंस कैलेंडर इज चेंज, क्योंकि कैलेंडर चेंज हो गया है, टाइम फ्रेम रिड्यूस हो गया है, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी हमें। सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने में अगर हमें ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए हमें PYQs का साथ नहीं छोड़ना है। रीजन बीइंग वहाँ से एक पाथ मिल जाएगा, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस पैटर्न पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। 2 साल बाद पेपर हो रहा है, कैलेंडर रिवाइज हुआ है और हमारे जो PM है उनके जो डिसीजन है उसके बाद ही निकल के आई है कैलेंडर। काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आएंगी इस बार। द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी वेरी हाई। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो PYQs हैं उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीजन बीइंग जब पेपर भी सेट किया जाता है तो वो भी टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के सेट किया जाता है। अब जो पेपर होगा वो भी फास्ट ट्रैक पे सेट होगा, तो मेरे हिसाब से जो लेवल होगा वो कंपैरेटिवली हायर होगा। प्रिपरेशन सारे स्टूडेंट्स की जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होगी। तो अगर हमें ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना है, एक में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। दूसरा, जो PYQs हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अगर इन 2 बातों को लेके चले हम, तो मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटपुट, अच्छी रैंक हम निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर रखे हैं। वी हैव डिसाइडेड दी सब्जेक्ट्स की कौन से सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, कौन से बैच के अंदर। 2 बैचेस हम लॉन्चिंग 2 बैचेस इन दिस मंथ ओनली, और उन दोनों बैचेस के अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन्हीं से स्टार्ट किया जा रहा है बैच। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, रिवीजन टू दी ट्रैक रखनी है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन लगा सकते हैं, उनको अभी से स्टार्ट कर देना है। विल बी डिस्कसिंग द शेड्यूल ऑल्सो। हम अभी शेड्यूल भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो PYQs हैं और जो रिवीजन है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रहेगी इस पेपर को क्लियर करने के अंदर। तो सर जैसे एक 80-20 रूल है कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द 20% ऑफ द पार्ट, सर वो कितना वैलिड रहेगा यहाँ पे अगर हम उस चीज को अप्लाई करें कि अगर पॉसिबल नहीं है 4 महीने के अंदर इन डेप्थ हर सब्जेक्ट के अंदर अगर हम चले जाएं तो एक वर्ड टू वर्ड सब कुछ पढ़ दें उसका? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही एप्ट रहेगी ये सिचुएशन। तो अब हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है, तो इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी। रीजन बीइंग सिलेबस बहुत वास्ट है सिविल का, सिलेबस इज ह्यूज, तो सब कुछ कवर कर पाना 4 महीने में प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा भी नहीं। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर ये हो जाएगा कि हमें वही चीज़ें पढ़नी है, उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखना है जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे एक्सपीरियंस टीम अवेलेबल है यहाँ पे आपके सामने। विल बी स्टार्टिंग द बैच वेरी सून। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो इस बैच को ज्वाइन करता है पेपर क्लियर करने के अंदर। विल बी कवरिंग द सिलेबस इन ड्यू टाइम। जो पूरा सिलेबस है आपका ड्यू टाइम में कवर कर देंगे, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो अकॉर्डिंग टू मी एवरीबडी शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन आफ्टर दिस सेशन ओनली। जी सर, और एक सिंपल सी चीज रहती है सर, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब भी हम सेशंस में पढ़ा रहे होते हैं या फिर वैसे हमारे पास डाउट्स आते हैं तो बहुत सारे दोस्त एक कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन लेके आ जाते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, तो एग्जाम में लेवल चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, ये कुछ ऐसा हो गया है। तो सर कुछ ऐसा है ही कि 5 से 15% ऐसा पोर्शन रहता ही है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आएगा, जो रूटीन में पढ़ते हैं उससे अलग आएगा, तो उससे हमें नहीं घबराना है। हमें जो मेन कोर कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करना है, दैट एवरीबॉडी शुड नो, ये तो आपको आना ही चाहिए, इतना पढ़ लिया है तो देन गो फॉर द एक्स्ट्रा पार्ट। तो उस एग्जैक्टली 10 से 15% टॉपिक ऐसे आएंगे जिसको हम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे सो यू विल बी एट पीस। एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर हमने 85% सिलेबस जो कवर कर लिया है, अगर उसमें मैं एफिशिएंसी 90% भी लेके आ जाता हूँ तो मेरे हिसाब से आप टॉप रैंक के कैंडिडेट बन जाएंगे वहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट जो 15% सिलेबस कवर नहीं हुआ है या जो आप नहीं कर पाए हो, उसमें परेशान होना ही नहीं है। वो आपने अगर कवर नहीं किया तो किसी ने कवर नहीं किया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको रिलेटिव मार्किंग से ही निकलना है। सो अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 नंबर लाने हैं या 100% मार्क्स लाने हैं, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो उसकी स्ट्रेटेजी यही है, यू हैव टू डिसाइड दैट कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है।
तो दोस्तों जैसे अगर टफ क्वेश्चन है तो भी उसका एक ही नंबर मिलेगा, इजी क्वेश्चन है तो भी एक ही मिलेगा उसका, और मैटर ये करेगा इजी क्वेश्चन हर कोई करके आएगा। और एक ऑर्डिनरी अगर जैसे एक जनरल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हर कोई हमसे पूछता है ये क्वेश्चन कि क्या सर सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन चीज ये आ जाती है कि क्या आपके पास उतना टाइम फ्रेम है? कैन यू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके पास है, प्रीवियस एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपके पास है, क्या आपको पता है कि कहां पर एक ऑर्डिनरी बच्चा जब तैयारी करता है तो वो गलती करेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे? तो वो सारी चीजें उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक हेल्प की, एक सपोर्ट की, एक मेंटोर की, या फिर आप कह लीजिए कि एजुकेटर के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो आपके सभी फेवरेट जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपके पास एक कंप्लीट टीम है हमारे साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट एजुकेटर्स के पास। सिमरन मैम, आप बताइए बच्चों को कि ओवरऑल किस तरीके से वो प्रोसीड करें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो अगर नॉन टेक के पोर्शन की हम बात करें तो अभिषेक सर, सौरभ सर ने कवर करी। ओवरऑल ओवरव्यू जो है जसपाल सर ने दिया कि हाँ किस तरीके से सिविल में हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हम बताना चाहेंगे जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि हाँ ये प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं। वैसे अगर देखें तो एसएससी के लास्ट 3 ईयर के ट्रेंड तो ये है कि हम किसी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, इनसे कम क्वेश्चंस आते थे 2015-16 से पहले तक, लेकिन उसके बाद इनका वेटेज अच्छा हो गया। तो आप कौन से सब्जेक्ट्स में सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चों को जिन पे अच्छे से फोकस स्टार्टिंग में अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है जिससे सिविल में? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि सभी एजुकेटर्स ने बताया अभी कि अभी हमारा एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा पहले हो रहा है, तो उस वजह से जब नोटिफिकेशन आई तो बहुत सारे लर्नर्स के मैसेज आए कि अब हम तैयारी कैसे करें, अब तो एग्ज़ाम आ गया, आप जल्दी से ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। तो पहली बात तो आपको इतना नर्वस नहीं होना कि एग्ज़ाम पहले आ गया तो हम एक ही दिन में हम इतना जल्दी इतना सब कुछ कवर कर लेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू की है और बहुत से सब्जेक्ट्स आपने कवर भी किए हैं, मुझे लगता है ना? तो आपको इस चीज़ के लिए नर्वस नहीं होना कि अब हमारा एग्ज़ाम पहले आ रहा है तो अब हम क्या करें, हम एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें। जैसा अभी संदीप सर ने कहा कि सब्जेक्ट्स का वेटेज हम ऐसे नहीं मानकर चल सकते कि हम इस सब्जेक्ट को स्किप कर दें तो हमारे इतने मार्क्स बन सकते हैं। बिल्कुल मतलब किसी सब्जेक्ट को स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा, अभी नया बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका अपने एक अच्छा वेटेज है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत टाइम से आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा सर्वेइंग सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए। मेनली मैं यही बोलूँगी कि बैच कोर्स को ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट होगा कि बेसिकली आप लोगों ने जैसे अभी कहा कि सेल्फ स्टडी करके भी हम लोग कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हमें ये चीज़ सबसे ज़रूरी पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में यही देखने में चला जाता है कि हम ये टॉपिक करें या ये नहीं, किसे कितना डिटेल में कवर करना है। अगर आप बैच कोर्स को ज्वाइन करते हो, सिलेबस तो कंप्लीट होगा, अब लिमिटेड टाइम में वो इसीलिए कंप्लीट हो पाएगा देखिए क्योंकि आपको ये पता होगा और सभी एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू किन टॉपिक्स को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। जैसे तो चलते हैं प्रवीण सर के पास। प्रवीण सर जो है वो बच्चे आपको सर एक बहुत ही फेवरेट सा डायलॉग बोल रहे हैं कुछ ढोल के करके। सर ये क्या सीन है, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा और मेरे को लग बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये मत मानिए कि आपके 4 मंथ बचे, क्योंकि नवंबर में पेपर है, नवंबर में दीपावली है, नवंबर में शादियाँ हैं। तो आप 3 महीने मान के चलें, क्योंकि किसी न किसी के घर में शादी जरूर होगी। तो आप ये मान के चलो कि आपको अक्टूबर से पहले ही कंप्लीट करके बैठना है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैं नवंबर में एक रजिस्टर लेके बैठ जाऊँ कि भैया मैं तो पढ़ लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि नवंबर में बहुत शादियाँ हैं और बहुत ज्यादा फेस्टिवल भी आप लोगों को पता है। अब देखो बात ये है कि अभी जल्द से कल से जैसे डेट आई है, तो कई जैसे मेरे जैसे भाई लोग क्या करे होंगे, चल दिए होंगे मार्केट की तरफ बुक उठाने, क्योंकि दोस्तों से बात कर ली होगी और हर दोस्त नई नई बुक बताएगा। तो अब वो 10-15 बुक इकट्ठी कर लेंगे, फिर एक बुक उठाएंगे, फिर उसको 10 दिन पढ़ेंगे, फिर वो जैसे थोड़े टफ सवाल आने लगेंगे उसको बंद कर देंगे, फिर दूसरी उठाएंगे, फिर ऐसे करके वो पूरे नवंबर तक उनका ये सीजन चलने वाला है। इसी तरीके पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी यहाँ पर हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप लोगों को ये बताना कि भैया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है सिलेक्शन के लिए कि हमें क्या छोड़ना है।
पढ़ना तो बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें पढ़ना क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या छोड़ना है तो सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और कोई मतलब इतनी खुशी मनानी चाहिए यार, डेट आ गई। काफी कल से मैं देख रहा हूँ कई तो ऐसे इमोजी लगा रहे हैं सैड वाले स्टेटस के अंदर, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे रोजगार मिलने की बात आ रही है भाई, वैकेंसी आ गई है तो खुश हो कि भैया रोजगार मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा आपके भाई को, किसी ना किसी को मिलेगा। तो ये खुश होना चाहिए, हम इसको उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उदास किसी भी चीज की स्टार्टिंग अगर उदास से करोगे तो अंत भी उदास से ही होगा। तो इसलिए खुशी होके उस चीज का आगमन करिए। आप लोग काफी लोग पहले से पढ़ रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट पहले से पढ़ लिए होंगे, आप हर महीने में 3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट करोगे तो 3 महीने में 9 सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। क्विज देना है और आपको रीजनिंग की रोजाना 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त को कॉल करोगे जिसका सिलेक्शन 3-4 साल पहले हुआ है तो ये बोलेगा कि रीजनिंग बड़ी आसान है भाई, तुझे रीजनिंग पढ़नी नहीं है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर पिछले लास्ट 2 इयर्स के पेपर देखोगे रीजनिंग, तो एक सवाल को पढ़ने में 1.5 मिनट लग रही है, इतना बड़ा सवाल आ रहा है रीजनिंग का, और आपको रीजनिंग का सवाल करना है आपको एट मैक्स आपको 1 मिनट में। तो इसके लिए आपको उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि हमारे दर्शन आपको तब होंगे ना जब आप प्री निकालोगे, तभी तो हम मेंस में मिलेंगे। प्री से अगर थोड़ी सिलेक्शन होने वाला है, तो भैया पहले आपको प्री निकालना है, प्री के बाद मेंस देना है। कई लोग तो ये सोच रहे हैं बस प्री निकल जाए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका ये दिमाग से निकाल दें। और आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको मेंस के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि जब आप 4 महीने में पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते तो प्री के बाद मेंस के बीच में जो 2 महीने का गैप मिलेगा तो आप उसमें ब्रह्मास्त्र तो चला नहीं सकते कि पूरा मैं मेंस के हिसाब से पढ़ लूंगा। जब प्री की तैयारी तुम 1 साल में नहीं कर पा रहे तो मेंस की तैयारी 2 महीने में थोड़ी कर पाओगे। तो आपको कुछ सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ने, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको प्री और मेंस के हिसाब से ही पढ़ना है, और जिसका वेटेज थोड़ा कम है कि मेंस में कम है उसको आप प्री के हिसाब से पढ़ लीजिए। हर सब्जेक्ट को उसके, जैसे आप बीएमसी है, बीएमसी तो आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए जैसे गणेश जी की आरती याद है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो तब जाके वहां पे सवाल बन पाएंगे, क्योंकि 30 से 40% बीएमसी के सवाल मिलेंगे आपको वहां पे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, खुश रहो, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से टीचरों की मदद लो, रेगुलर क्लास करो, क्योंकि अभी 3-4 दिन तो फुल जोश रहेगा। चौथे दिन हम बोलेंगे क्लास में आ जाओ, आप कहोगे सर अभी दूसरा पेपर आ गया है, क्योंकि आरआरबी की तरफ निकल लोगे, क्योंकि जब आपको लगेगा कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है पढ़ने में तो आप दूसरी गली से निकल लोगे। तो ये 2-3 दिन का है जोश, तो इसे बरकरार रखें 4 महीने। मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, संदीप सर आगे कंटिन्यू करिए। जी सर, तो सर आप एक चीज ये बताइए कि इंजीनियर्स हैं, जैसे टाइम के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ वो सैड इमोजी लगा रहे हैं, इंजीनियर्स के बारे में तो सर अक्सर हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी यही है कि जब तक प्रेशर नहीं होता है तब तक वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, कि जब तक ऐसा ना हो जाए कि भाई बस इतना ही टाइम बचा है। कॉलेज टाइम की अगर बात करें तो हर किसी को पता है कि हाँ ओवरनाइट स्टडी करके एग्जाम जो है सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। सर बात ये है ना, प्रेशर वाली बात है। मान लो 2 साल पहले वैकेंसी आई थी और किसी भाई का 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, अब वो 25 साल का, एक तो शादी का प्रेशर ऑलरेडी उसके ऊपर है, उसको नौकरी पाना जरूरी, उससे ज्यादा प्रेशर ये अब वाले झेल लेंगे क्या सर? वो ऑलरेडी इतना प्रेशर लेके बैठा, वो पहले से रट के बैठा है, 2 साल ताने सुन के परेशान है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि भैया मुझे तैयारी करनी, आप ये सोचो कि वैकेंसी कब आई थी लास्ट बार। तो आपको ये सोचना है पहले पेपर देने से पहले कि भैया कितने स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, कितना आक्रोश भरा पड़ा है लोगों के अंदर, एक एक चीज रट के बैठे हैं लड़के। आप लोगों को तो पता चल गया होगा, जैसे आप क्विज देते हो, लड़के अगर 60 सवाल करवा रहे हैं तो 55 कर रहे हैं, जबकि अगर एजुकेटर भी करेगा तो 1 सवाल में गलती कर देगा, स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डर इतना बैठ चुका है, क्योंकि उनको पता है अगर ये गई तो पता नहीं फिर 2-3 साल का इंतजार करना पड़ जाए, और उस समय क्या पता ये 35 साल के हो जाए लड़के, 30 साल के हो जाए, 28 साल के हो जाए, तो वो एफिशिएंसी सर नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 4 महीने बहुत है अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो। अगर ईमानदारी से नहीं करोगे तो 4 साल भी कम है, क्योंकि 2 साल तो वैसे निकल चुके हैं, 2 साल ऐसे और निकाल दोगे तो 4 साल वो तो बेईमानदारी से तो ऐसे ही हो चुके हैं। इसलिए ईमानदारी से करो, 4 महीने करो बेस्ट, उससे ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। रोजाना 5-7 घंटे पढ़ना है, रिविजन करना है, पर 4 महीने ऐसा करना है बस, बाकी फिर आप तो राजा हो ही। हाँ सर। तो सर चलते हैं अमन सर के पास। सर अमन सर, आपका क्या इनपुट है ओवरऑल जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए, सर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है अब तो काफ़ी कम टाइम है, 4 मंथ के बाद आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इस बैच में मैं आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैं और श्रेयस अरविंद सर।
दोनों मिलके आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पोर्शंस कंप्लीट करवाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पोर्शंस काफी ज्यादा वेटेज का होता है। अगर आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों, इतने कम टाइम में आपको सेलेक्टिव स्टडी करना होगा। अगर आप ये ढूंढने लगोगे कि कहाँ से मटेरियल मिलेगा, ये सभी चीज़ों में अगर आप फंस जाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि और भी आपको सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए बैच लेके आया है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी डिटेल तरीके से कंप्लीट किए जाएंगे और एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे जिस पोर्शन से क्वेश्चंस आता है उस पोर्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की मैं बात करूं तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेटेज का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें इजिली 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 45 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हैं। और कुछ बच्चों तो ऐसे भी होते हैं जिनका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा रहता है, तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। इसमें मैटर करता है एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड। जैसे अगर मैं आपको रीजनिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चंस दे दूं और आपके पास सफिशिएंट टाइम दे दिया जाता है 2 से 3 मिनट, तो आप उसको बना लोगे। यहाँ पे मैटर करता है कि आप क्वेश्चंस को कितना जल्दी बनाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना। जैसे अगर मान लीजिए अल्फाबेटिकल सीरीज के ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको अल्फाबेट याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो अगर आपके पास हम 2 से 3 मिनट टाइम दे देंगे तो आप तो बना ही लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे अगर आपको ट्रिक से याद है अल्फाबेट का नंबरिंग, तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ट्रिक भी आपको सीखना होता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए अनअकैडमी आप लोगों को इस बैच में बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। और मैं पर्सनली भी बच्चों आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में डेली ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज पे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करता हूं, जिसमें कि 25-30 क्वेश्चंस रीजनिंग के करवाए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग का सिलेबस तो सिर्फ आप वो टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं अभी तक पढ़े हो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से आपको मार्क्स आएगा ही। अगर आप इसमें पीछे रह जाओगे तो बच्चों आपका ऑटोमेटिक है कि सिलेक्शन में भी आप पीछे रह जाओगे। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे सभी स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं। और कुछ बच्चों का मैं देख रहा था चैट सेक्शंस में ये डाउट था कि सर अगर हम गेट एंड ईएससी कैटेगरी के हैं और ऑलरेडी आपसे पढ़ चुके हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तो क्या एसएससी जेई के लिए अलग से पढ़ना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी जेई का जैसे गेट में क्या होता है, रीजनिंग का वेटेज कम होता है, लेकिन अगर आपने हमसे पढ़ा है तो मैं आपको पूरा का पूरा रीजनिंग जो एसएससी जेई में पूछा जाता है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं तो सब मैं कंप्लीट कर देता हूँ एक ही कोर्स में। ठीक है, तो गेट ईएससी के भी अगर कोई बच्चे हैं और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस गेट ईएससी का लिया था और हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, बस आपको टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है। और एसएससी जेई में भी बैचेज आएंगे, श्रेयस अरविंद सर भी आपको बैचेज रीजनिंग का कंडक्ट करेंगे और मैं भी आप लोगों को रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का बैच लेने वाला हूं। तो इसमें आपको पूरा एक्सटेंसिव कवरेज मिलेगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी मिलेगा। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बैच को ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। ओवर टू यू सर। सर श्रेयस सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हेलो श्रेयस सर। सर अभी जैसे लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर जो एग्जाम हुआ है एसएससी का, लास्ट 2 to 3 पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर रीजनिंग से बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि पहले प्रीवियस ईयर्स में होता था, प्रवीण सर ने भी इस बात को बोला कि आज से 5 साल पहले के पेपर्स अगर हम देखते हैं तो उन पेपर्स के अंदर रीजनिंग बहुत ईजी रहती थी। इजीली आप 50 में से आप रीजनिंग और जो आपका जनरल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है उसमें आउट ऑफ 50-45 आराम से स्कोर कर आता था एवरेज बच्चा। अभी लास्ट एग्जाम्स में डिसअपॉइंटमेंट मिला, तो सर वो उस गैप को कवरेज करने के लिए एक तो प्रैक्टिस वाला पोर्शन हो गया, दूसरा सर और क्या जो फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंस वहां पर रखते हैं? सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो फर्स्ट थिंग इज सर कि क्या होता है ना कि जब कंपटीशन बढ़ता है तब ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ता है। और पहला प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स का है, सो दे एस्पिरेंट्स जो है फ्री वाला एक्सेस जो मिलता है, मतलब ये गूगल का जो भी साइट्स मिलता है तो ये उनका करते हैं क्वेश्चंस, दे डोंट एक्चुअली सॉल्व पीवाईक्यू पेपर्स। ओके, तो ये उनका प्रॉब्लम होता है। और रीजनिंग में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा बदलता जाता है। सो इफ यू टेक क्लॉक्स, कैलेंडर्स, तो उनका कॉन्सेप्ट बदलता जाता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ये बच्चे क्या होता है, इनको दे कैन इजीली सॉल्व 1 लाइन वाला क्वेश्चंस और 2 लाइन वाला क्वेश्चंस। 4 लाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उनका ओवर थिंकिंग हो जाता है। ओके, तो ये पहले है। और दूसरा चीज है कि ये जल्दी नहीं करते, ये जल्दबाजी करते हैं। तो 4 ऑप्शन होता है, तो जल्दी करने में जल्दबाजी कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे टेंड टू लूज द मार्क्स। तो फर्स्ट थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस, व्हिच आई हैव सीन इन एस्पिरेंट्स।
बहुत सारे हमारे क्लासेस में आते हैं तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, पहले ही एक पोल दे देते हैं और रॉन्ग पोल स्टार्ट हो जाता है कमेंट में, रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल, एक्चुअली सही पोल होता है पर रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल उनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये अगर ओवर कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एजुकेटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे सॉल्व जस्ट द क्वेश्चंस। तो उनको क्या करना चाहिए, दे शुड सॉल्व आफ्टर द टॉपिक आल्सो, जो भी हम देते हैं। और सेकंड थिंग इज होमवर्क नहीं करते हैं एस्पिरेंट्स। तो मेरे क्लासेस में मैं 10 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने होमवर्क किया, तो उनका स्टार्ट हो जाता है, सर प्रवीण सर का क्लास था, सर जसपाल सर का क्लास था। तो ये होता है। तो फर्स्ट थिंग इज वो रीजनिंग को अगर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देंगे तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर एस्पिरेंट्स सब लोग क्या करते हैं, सब लोग टेक्निकल पहले कर देते हैं, बाद में दे कम टू रीजनिंग, रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। तो ये था। तो क्वेश्चंस में ऐसा अगर प्रीवियस ईयर देखा गया, दे आर लेंथी, पर ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बट द थिंग इज पीपल लैक प्रैक्टिस इन रीजनिंग क्वेश्चंस, तो वो होगा। तो आप देख सकते हो, मतलब मैं ज्यादा हिंदी यूज नहीं करता, मेरा इंग्लिश वाला है, बट हाँ हिंदी के लिए हमारे साथ हमारे अमनराज सर है, तो अमनराज सर और मैं दोनों यूज करते हैं। एंड वी एसएससी जेईई में रीजनिंग और नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों होता है। एंड एस्पिरेंट्स ज्यादातर मिस्टेक्स नॉन वर्बल रीजनिंग में ही करते हैं। एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखते हैं, उनको मन में ही हो जाता है इधर 10 होगा 12 होगा। तो रीजनिंग पोर्शन इज नॉट टफ, रीजनिंग पोर्शन हर लोग कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में ही उनका मार्क्स छूट जाता है। तो अगर मेरा कोर्सेज देखा जाए, अमन राज का सर का कोर्सेज देखा जाए, तो हम एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रक्चर में करते हैं, पहले वर्बल रीजनिंग का पोर्शंस, बाद में नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शंस। तो अगर एक हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस दोनों है, कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, तो ये ज्यादातर एस्पिरेंट्स में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस है तो आराम से वो लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई हो, पहले भी इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, आज भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसा कोई नहीं ये जादू है उन लोगों के पास कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। पहले भी लोग हार्डवर्क करते थे, आज भी लोग हार्डवर्क करते हैं। तो एक काम है कि एस्पिरेंट को टीचर की बात मानना चाहिए, जो भी एजुकेटर बोलता है। तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अदरवाइज, तो वो अदरवाइज होता रहेगा, और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सर, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि होमवर्क वाला जो पोर्शन है वो एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, और वो ऐसे एक्सक्यूज दे देते हैं कि हाँ जसपाल सर की क्लास थी, प्रवीण सर की क्लास थी, सिमरन मैम की क्लास थी। तो ये तो हर जगह ये सभी को ये एक्सक्यूज मिलते हैं, हर एजुकेटर को ये एक्सक्यूज देखने को मिल जाता है। और एक जो ज्यादातर दोस्त करते हैं, ये एस्पिरेंट्स दोस्त जो करते हैं, वो ये करते हैं सर कलेक्शन, हर चीज का कलेक्शन चाहिए हमें, हर चीज की आप क्वेश्चन हैं तो पीडीएफ दे दो, क्लास है तो पीडीएफ दे दो, हर चीज का कलेक्शन होगा उनके पास, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिस करना है, कब उसको एक्चुअली में पढ़ना है, यूज करना है, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो एक चीज आपको आई वुड सजेस्ट कि आप ये ना करें, आपके पास होना चाहिए कंटेंट पढ़ने के लिए, लेकिन आप उसको यूज करिए। उसका एप्लीकेशन कब करेंगे, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपका फिक्स डिपॉजिट है या म्यूचुअल फंड है जो हाँ ओवर द टाइम आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना पढ़ेंगे उतना वो आपके काम आएगा। तो दोस्तों चलते हैं दुष्यंत सर के पास, और दुष्यंत सर आप बच्चों को बता दीजिए कि किस तरीके से जो रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स हैं वो हमारे कौन-कौन से सेशंस जो हैं वो लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन से रिस्पेक्टेड एजुकेटर जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। थैंक यू संदीप सर। ये और यूट्यूब चैनल्स के बारे में दोस्त जो भी हर जो हमारे रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स के रिस्पेक्टिव चैनल्स हैं, उनके ऊपर जो भी सेशंस हैं वो वहां पे आएंगे। यूट्यूब के ऊपर जो भी चलेगा अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर एजुकेटर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि यूट्यूब के ऊपर उनकी क्या प्लानिंग है, कैसे चल रहा है। तो यूट्यूब का अलग-अलग चैनल्स के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आपके लिए क्या आने वाला है। सर देखिए, जो एसएससी जेईई के लिए जो एक्सक्लूसिव बैचेस हैं, नवंबर इसमें जुलाई 21 से है जो स्टार्ट होगा इसमें। एंड ये हमारी पूरी टीम है जो कि आपके लिए हेल्प करेगी थ्रू आउट सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए। इसमें प्रीपोन्ड हुआ है नवंबर 22 के लिए, ठीक है। इसमें आपको 25% है जो कि इसमें आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर इसका वैलिड है 8 to 14 के लिए। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जुलाई 21 नहीं है, ये जुलाई 14 से ये बैच है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस समय जो नए बैचेस हैं उनके लिए फीस प्राइसेस हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के लिए। ये इनकी फाइनल प्राइसेस हैं, ठीक है। आपको सभी एजुकेटर्स के कोड आपको याद होंगे, आप लोग वहां से उसमें कैरी कर सकते हो। एंड
आरआरबी जेई की प्रिपरेशन है उसके लिए भी आप अनअकैडमी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो और ये डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। अगेन आप लोग ये डिस्काउंटेड प्राइसेस वगैरह है इन सभी को आप कैरी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं उस कोड के थ्रू आप लोग वहाँ पर ये डिस्काउंटेड प्राइसेस को कैरी कर पाओगे। ठीक है। स्पेशल क्लास फीचर्स सर मैं बच्चों को बता दूं कि 14 जुलाई से मेरे 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं इस बैच के अंदर। एक 9 AM पर बैच स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके का, जिसमें अवार्ड्स हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब क्वेश्चंस आते हैं, वो पोर्शन कवर होगा। और 14 जुलाई को शाम को 7:15 से इंडियन ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2 बैच तो मेरे जनरल अवेयरनेस में स्टार्ट हो रहे हैं 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर 21 से शायद सौरभ सर का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। 21 को इंडियन पॉलिटी शुरू होगा सर। जी सर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जीके का बताओ सर कैसे होगा। जीके का अभी अभिषेक सर, सौरभ सर ने आपको बता दिया कि 14 से सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी बस आपको सर की क्लास देखनी है, उसके अलावा आपको कोई और बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना बताया जाए टू द पॉइंट वही पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर अपना 100% जो है वो आपको देना है। और एक बार सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं सर। प्रवीण सर, आप कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप लेंगे, वो एक बार बच्चों के साथ बता दीजिए, उन्हें शेयर कर दीजिए। हेलो गाइस, अभी जो नया बैच आ रहा है उसमें 14 से आपका उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों का एस्टिमेशन एंड पोस्टिंग, ठीक है गाइस। और फिर आगे अभी तो स्टार्ट करे जाएंगे, एक पढ़ेंगे उसके बाद दूसरा बता दिया जाएगा जल्दी। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 2 सब्जेक्ट बता दिए, एक एजुकेटर ने 2 बता दिए, 3 बताएंगे तो 6 सब्जेक्ट तो आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम आते रहेंगे, आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे और आपको बता देंगे कुछ नया आएगा तो। ठीक है दोस्तों, डेफिनेटली। तो प्रवीण सर शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस और उसके बाद एस्टिमेशन से। सर जसपाल सर, एसएससी जेईई में बच्चों के लिए क्या नया है? So I'll be starting with building materials. Building materials start करेंगे हम 21st वाले बैच में। तो 21st को I'll be starting with building materials. So it is one of the most important topic for SSC JEE. तो hopefully 35 to 40 marks का आता है इसमें से, 40% वेटेज निकल के आती है इसकी। So I'll be taking this subject. एंड सिमरन मैम, आपके सब्जेक्ट्स बच्चों को शेयर कर दीजिए। जैसा मैंने पहले बताया, सो मैं 21 जुलाई से जो बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रही हूँ और इसके बाद मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंटिन्यू करूँगी। सो ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके अच्छे से कवर कराने वाली। ओके मैम। एंड दुष्यंत सर, आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन से होंगे सर? इरिगेशन अभी करंटली हमारा चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जो इस बैच के लिए स्पेसिफिकली जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा स्टील स्ट्रक्चर्स। और अभी पहले उसी के लिए, उसके जस्ट बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। जी। तो दोस्तों आपको सभी रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पता लग चुके हैं। और आई विल बी स्टार्टिंग विद, या हम सर्वेइंग पढ़ेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे इन सब्जेक्ट्स में से, या इनिशियली वी वुड रिकमेंड कि आरसीसी और स्टील ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके कोडल प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, तो उनको याद करने में, रिवाइज करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में हम लेके चलेंगे, ताकि शुरू में एक बार पढ़ लिया, फिर रिवाइज कर लिया, इसके टेस्ट दे दिए, तो एग्जाम तक जाते जाते इनके जो प्रोविजंस है वो आपको याद रह जाएंगे। क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, याद है प्रोविजन तो आंसर कर पाएंगे, और अगर आपने कोड नहीं पढ़ रखा है, आपको याद नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे। तो ऐसे हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी सभी जो एजुकेटर्स के अपने अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर वो पढ़ाते हैं, चैनल्स को आप रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा, जिनसे कि आपको जो भी और अपकमिंग अपडेट्स हों वो आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल्स के क्या स्केड्यूल होंगे या फिर वहाँ पे कौन से सेशंस चलेंगे, क्या प्रोसीड करेंगे, वो भी हम चैनल्स के ऊपर अपडेट कर देंगे, रिस्पेक्टेड जो भी अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे। और साथ में दोस्तों, आप अनअकैडमी ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और जितने भी आपको यहाँ पर एजुकेटर्स दिख रहे हैं, आप सभी के फेवरेट एजुकेटर्स, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इनको आप फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी क्लासेस रिगार्डिंग अपडेट्स हों वो इंस्टेंटली आपको मिल पाए। और अनअकैडमी की बहुत ही अच्छा फीचर है स्पेशल क्लासेस, जिसके अंदर आपको विदाउट एनी कॉस्ट या फिर आप बिना कोई सब्सक्रिप्शन भी वो सेशंस आप एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं भाई सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सब मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यूट्यूब चैनल्स पर जाएँ, वहाँ पर देखें। अच्छा लगता है, उसके बाद अनअकैडमी आप डाउनलोड करिएगा, स्पेशल क्लास देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वर्थ है, यू कैन प्रोसीड फर्दर। अगर आपको नहीं लगता कि हाँ भाई इतने में ही हम तो खुश हैं, उतने में ही कर लीजिएगा, नॉट एन इश्यू। तो मेन बात ये है कि आप पहले देखिए, आराम से आप एन्जॉय करिए सेशंस को और कहीं भी आपको कोई भी ऐसा शिकायत वाला मौका नहीं मिलेगा किसी भी एंड के ऊपर। जो एजुकेटर्स का इतने सालों का रिच एक्सपीरियंस है, वेदर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग और इन टर्म्स ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा किसी एग्जाम के अंदर, कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की, कहाँ अक्सर गलत कर जाते हैं हम, कहाँ पे हमारा टाइम सेव करना है हमें। तो इस तरीके की जो भी हमारी इनपुट्स हैं, जो स्टूडेंट्स एंड से भी होते हैं, वो कलेक्टिवली आप तक कम टाइम में आपको डायरेक्टली मिल पाएँ, तो इन सभी के लिए आप सेशंस पर जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, उसके बाद आप वहाँ पर सभी एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस देखते रहिएगा, टाइम टेबल अपना भी बना लीजिए, एजुकेटर्स का भी नोट कर लीजिएगा, जो भी क्लासेस के टाइमिंग्स हो, अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाएँ, समय से पढ़ें, टाइम रहते पढ़ेंगे तो आप लास्ट में जाते-जाते जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेटर्स आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक पाथ दिखा सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उस पढ़ने के प्रोसेस को आसान कर सकते हैं। फ्रॉम द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर वो आपको कन्वर्ट करके दे सकते हैं। लेकिन एट द एंड आपके खुद के एफर्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे, आप कितना इनपुट देते हैं। आप अगर एक कदम चलेंगे, एजुकेटर आपके लिए 4 चलेगा। आप एक कदम अगर आप एक एफर्ट लगाएँगे, एजुकेटर्स आपके लिए 4 लगा सकते हैं। वो आपकी हेल्प करने के लिए हर फॉर्म में रेडी रहेंगे। ओनली थिंग इज़ कि आप जो है ईमानदारी से अपना 100% जो है वो आप दे दीजिएगा। और कोविड के बाद तो हो भी गया है सर, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बढ़ा है तो टीचर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट कम कर रहा है। टीचर ज़्यादा पढ़ रहा है आजकल और स्टूडेंट कम पढ़ रहा है आजकल, ऐसा हो गया है। जब से ऑनलाइन हुआ है कि भाई टीचर 6-6, 8-8, 9-9 घंटे पढ़ा रहा है, स्टूडेंट 3-4 घंटे पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट को तभी कट ऑफ चाहिए, वो बोल रहा है कि सर उसकी कट ऑफ बता दो, पेपर की एसएससी जेईई की कब आएगी, अभी कट ऑफ चाहिए बताओ। ऐसी-ऐसी बातें करते हुए यार आप लोग भी कहाँ से कट ऑफ बताते हैं, अभी इतनी भविष्यवाणी करते हैं कि हम लोग। तो आराम से धैर्य बनाए रखें, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी और खुद पे विश्वास रखिए। भीड़ की तरफ मत देखिए, भीड़ तो बहुत है यार, भीड़ बहुत है दुनिया में, पर तुझे नहीं घबराना है। तू तो चल रहा अपनी मंजिल पर, देखता हूँ तुझे कौन रोकने वाला है। तो आप अपने अपने रास्ते पे चलिए, चल रही हो, सभी लोग अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। तो आराम से मेहनत करिए और आराम से टाइम से खाइए, पिए, सोइए। ऐसा कि नहीं अब 2-3 दिन पूरी दिन रात पढ़ना है, फिर 1 महीने सोना है, ऐसा भी नहीं करना है। आराम से रेगुलर पढ़ाई करनी है, अच्छे से रहना है। टीचर्स को फॉलो करें, रेगुलर फॉलो करें। फॉलो तो आप सभी लोग करते हो सभी टीचर्स को, पर क्लास ही नहीं करते, वो बात अलग है। तो रेगुलर फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। और बाकी अभी सर कह रहे हैं कि सर जसपाल सर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सर बिल्डिंग मटेरियल करिए। भैया बीएमसी बता तो दिया सर ने, अब वही बिल्डिंग मटेरियल बताओ। अब सर एक बात बताएंगे कि आपको, तो आप पहले तो ऐसा करें, सभी स्टूडेंट आ जाके सिलेबस उसका 2-3 बार पढ़ेंगे, 1-1 घंटे या 2-2 घंटे उसी के ऊपर आप देना है। सभी लोगों को उसको याद करना है सिलेबस को। उसके बाद फिर अपन बहुत ज्यादा प्यार से सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो संदीप सर बताइए इनको और क्या करना है आगे। जी सर, तो इसी के साथ सेशन को कंक्लूड करते हैं। रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स, अगर आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को तो आप दे सकते हैं। वी कैन कंक्लूड। सबसे इम्पोर्टेंट सर होता है कंसिस्टेंसी। जैसे अगर कुछ बच्चे प्रिपरेशंस तो स्टार्ट करते हैं लेकिन वो लास्ट तक बने नहीं रहते हैं। जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंथुसिज्म रहता है कि इस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, लेकिन वो उस चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे और डेली मेहनत करोगे तो बच्चों आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल द रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स। आप सभी के कीमती समय के लिए आप सबने यहाँ पर समय निकाला और सभी दोस्तों के साथ वो लाइव यहाँ पर जुड़े। आप सभी के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने शेयर की। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इसी तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस के लिए जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी यूट्यूब चैनल पर आप इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी आप डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप जो अमेजिंग स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आप एंजॉय कर पाएं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल द एजुकेटर्स, और मिलते हैं हमारे रिस्पेक्टेड अगले अलग-अलग सेशंस में।